हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब रिलेटेड चैनल। आज की ये अपनी क्वेश्चन आंसर बेस्ड थर्ड क्लास है। आई होप कि आपको पिछली जो दोनों क्लासेस हैं वो अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो हम इस सीरीज़ को आगे जारी रखेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इनके अंदर पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं, मैं गारंटी लेता हूँ ज़्यादा नहीं 3 से 4 क्वेश्चंस आपको आराम से मिल जाएंगे। और एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर किसी सीरीज़ से या फिर किसी एक पर्टिकुलर बुक से अगर आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिलते हैं तो ये एक अच्छी डील है। आप एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, ये इसकी गारंटी है कि मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिनमें से आपका 3 से 4 क्वेश्चंस आराम से सोल्व हो जाएंगे पेपर के अंदर, और जो आपको दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे काफ़ी अलग करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो जो पहला क्वेश्चन है ये है कि नेपाल के साथ भारत कितनी सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ इंडिया कितनी सीमा शेयर करता है। ऑप्शंस हैं 1751 किलोमीटर की, 1643 किलोमीटर, 106 किलोमीटर या फिर 699 किलोमीटर। नेपाल के साथ इंडिया कितनी सीमा शेयर करता है अपनी, तो ये करता है 1751 किलोमीटर की जो सीमा है वो साझा करता है। और इंडिया जो म्यांमार के साथ करता है 1643 किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की करता है अफगानिस्तान के साथ, और 699 किलोमीटर की करता है भूटान के साथ। और नेपाल के साथ 5 स्टेट्स हैं इंडिया के जो अपनी सीमा साझा करते हैं। फर्स्ट है यूके उत्तराखंड, सेकंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है यूपी बिहार, और यूपी बिहार सिक्किम। ये हिमाचल प्रदेश नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वेस्ट बंगाल। उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी बिहार और सिक्किम, ये जो हैं ये 5 स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है छाम नृत्य। छाम नृत्य कहाँ का है। आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यूपी या फिर उत्तराखंड। इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर देना है। छाम नृत्य कहाँ का राजकीय नृत्य है। तो जो छाम जो नृत्य है वो है अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है पेरियर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान, आपके ऑप्शंस हैं नागालैंड, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो जो पेरियर है वो इडुक्की केरल के अंदर, ये इडुक्की नाम की जगह है केरल के अंदर, वहां पड़ता है। एक क्वेश्चन है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील किस राज्य में पड़ती है। ऑप्शंस हैं आपके हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। रूपकुंड झील किस राज्य में पड़ती है। तो ये भी पड़ती है उत्तराखंड के अंदर, और इसको कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। कंकाल झील या फिर रूपकुंड झील, ये उत्तराखंड के अंदर पड़ती है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह कौन सी है। ऑप्शंस हैं कालीबंगन, रोपड़, राखीगढ़ी या फिर लोथल।
तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो बंदरगाह माना जाता है वो लोथल को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 124 इंटू 36 मीटर्स यानी कि 124 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा एक घेरा मिला है, जिसके अंदर माना जाता है कि यहाँ पे जो डॉकयार्ड था, जो समुद्री जो जहाज़ होते हैं उनका, और इसकी जो खोज की है वो की है SR राव ने यहाँ पर लगभग 1955 से 1961 तक लोथल के अंदर खुदाई की और उन्होंने इस घेरे की खोज की। इससे पता चलता है कि लोथल एक पोर्ट हुआ करता था, उस टाइम पे एक बंदरगाह होती थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन किसने संभाला, यानी कि उसका जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। ऑप्शंस हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, ऑप्शंस हैं बिंबिसार या बिंदुसार या अशोक या कुमारगुप्त। इनमें से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। तो जो बिंदुसार हैं ये उत्तराधिकारी हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, और ये ऐसे मौर्य सम्राट हैं चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने अपने अंतिम समय में जैनिज्म को अपनाया था, यानी कि जैन धर्म को अपनाया था। उन्होंने भद्रबाहु से जैनिज्म की जो दीक्षा ली थी, और इनकी जो मृत्यु है ये 298 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 298 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी स्वर्ण बेलगोला के अंदर, और ये एक उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। जो जैनिज्म के अंदर एक प्रकार का नियम है, ग्रह मतलब अपने शरीर को त्यागने का एक नियम होता है, उसके तहत इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला क्वेश्चन है, घटोत्कच किस वंश का शासक था। घटोत्कच किस वंश का शासक था। ऑप्शंस हैं गुप्त वंश, मौर्य वंश, तुगलक वंश या लोदी वंश। तो जो घटोत्कच हैं वो गुप्त वंश का शासक था। जो गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं श्रीगुप्त, उनके पुत्र का नाम था घटोत्कच, और धार्मिक जो ग्रंथ है अपना जो महाभारत है उसके अंदर भी घटोत्कच का वर्णन मिलता है। जो घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र का जो नाम था वो घटोत्कच था। कौन सी लिपि अशोक के शिलालेख में प्रयोग की जाती थी। अशोक के जो शिलालेख मिले हैं उनमें कौन सी लिपि मिली है। अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख की जो लिपि में क्या है लिपि। ऑप्शंस हैं आपके देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी या फिर संस्कृत। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सी लिपि अशोक के शिलालेखों में प्रयोग की जाती थी। सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। अशोक के जो शिलालेख हैं, अब तक अशोक के 14 शिलालेख ही मिल पाए हैं। शिलालेख सबसे पहले इनके जो लेख थे वो 1750 में खोजे गए थे, बट इनको पढ़ा नहीं गया। फिर सबसे पहली बार इनको 1837 के अंदर पढ़ा गया, जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार 1837 में इन लिपियों को डिकोड किया गया और इनको पढ़ा गया। इससे पहले किसी ने भी इनके जो अशोक के जो शिलालेख हैं उनको नहीं पढ़ा था। अगला जो क्वेश्चन है, अकबर ने इनमें से किस किले का निर्माण नहीं किया। आगरा किला, लाहौर किला, इलाहाबाद किला या फिर ग्वालियर किला निर्माण नहीं किया। अकबर ने इनमें से किस किले का निर्माण नहीं किया।
तो अकबर ने आगरा के किले का निर्माण किया था, लाहौर के किले का और इलाहाबाद के किले का भी निर्माण किया था, बट जो ग्वालियर का जो किला है उसका निर्माण मान सिंह तोमर ने 8वीं सदी में इसका निर्माण किया था, ग्वालियर के किले का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को सर्वप्रथम कब गिरफ्तार किया गया? गांधी जी को सर्वप्रथम कब गिरफ्तार किया गया? ऑप्शंस हैं 1906, 1980, 1908 या 1900 के अंदर। सबसे पहले गांधी जी को 1908 के अंदर ही गिरफ्तार किया गया था। ये साउथ अफ्रीका में थे उस टाइम पे, साउथ अफ्रीका में थे, जहाँ पे जो कुछ इंडियंस और कुछ जो अश्वेत जो लोग थे उनके अधिकारों के लिए जो ये सत्याग्रह कर रहे थे, और वहाँ पे इनको एक अल्पकालीन गिरफ्तारी हुई इनकी, लगभग 2 महीने तक ये जेल के अंदर रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं प्लेग से, सेकंड ऑप्शन है आपका मजदूरों के वेतन से, थर्ड है नील की खेती से, या फिर फोर्थ पेड़ों की कटाई से। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? जो चंपारण सत्याग्रह है ये नील की खेती से संबंधित है, क्योंकि इनको ये बिहार की घटना है जब राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान थे, जिनके आग्रह पर गांधी जी यहाँ पहुँचे थे बिहार के अंदर 1917 के अंदर। ये गांधी जी का इंडिया में पहला वो था, ये क्या बोलते आंदोलन, यानी कि प्रथम आंदोलन था, जहाँ पर बिहार में पहुँच के इन्होंने जो 3 काठिया पद्धति, जैसे कि कोई खेत है, किसी किसान का खेत है और ये मान लीजिए 20 हिस्से हैं, इसके 20 हिस्से हैं, तो उनके 3 हिस्सों में जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने बता रखा था कि 3/20 हिस्से के अंदर आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। उस चीज़ को इन्होंने विरोध किया गांधी जी ने, और इस चीज़ को बंद करवाया। ये थी नील की खेती से संबंधित था जो चंपारण जो सत्याग्रह था ये। अगला जो क्वेश्चन है वर्ल्ड जीके से रिलेटेड है, प्रकृति की ओर लौटो किसने कहा? ऑप्शंस हैं प्लेटो, रूसो, अरस्तु या फिर होब्स। प्रकृति की ओर लौटो किसकी स्टेटमेंट है? और एक क्वेश्चन और ले लीजिए ऐसे ही, वेदों की ओर लौटो ये किसकी स्टेटमेंट है? तो जो प्रकृति की ओर लौटो ये है रूसो की स्टेटमेंट। इनका जो प्रभाव था ये फ्रांस की क्रांति के दौरान बहुत बड़ा प्रभाव था, ये एक महान दार्शनिक रहे हैं रूसो। और वेदों की ओर लौटो ये है दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी की ये स्टेटमेंट है, इन्होंने वेदों की ओर लौटो का जो ये नारा दिया था। अगला जो क्वेश्चन है 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ऑप्शंस हैं आपके प्रथम संशोधन, 8वां संशोधन, 42वां संशोधन या फिर 9वां संशोधन। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द 9th शेड्यूल वाज एडिड। तो जो अपनी 9वीं अनुसूची है ये कब जोड़ी गई, किस संशोधन यानी कि किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई? तो ये थी प्रथम अमेंडमेंट यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट, जो कब हुआ था 1951 में ये अमेंडमेंट हुआ था। उसी के दौरान इसको 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। इसके अंदर जितने भी जो भूमि से रिलेटेड जितने भी
संवैधानिक जो नियम हैं उनको लागू किया गया था, और राज्य का किसी भी संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित कुछ नियम लागू किए गए थे, जिनको हम किसी भी कोर्ट के अंदर, ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इस 9th शेड्यूल के अंदर आता है। और अभी जो टोटल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो टोटल शेड्यूल्स हैं उनकी संख्या है कितनी? 12। 12 शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला जो क्वेश्चन है ये है, भारत में राज्यों के राज्यपाल के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल की जो आयु है, राज्यपाल की आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 25, 21, 35 या 30? इजी क्वेश्चन है, 35 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सोइल का, रॉक्स का, फॉसिल्स का, या फिर ट्रीज यानी कि पेड़ों का। फॉसिल्स यानी कि मृदा का, रॉक्स यानी कि चट्टान, फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म। फॉसिल्स का मतलब ये जीवाश्म होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो फॉसिल्स का किया जाता है, ना कि ट्री, सोइल और रॉक्स का। और एक क्वेश्चन और बता दीजिए आप कि जो चट्टानों का जो अध्ययन है उसको क्या बोला जाता है? द स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है चट्टानों के जो अध्ययन है उसको। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? तंबाकू की खेती के लिए, तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कि कौन सी चीज़ अधिक होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, आर्गन, पोटास या सिलिकॉन। सॉरी, सिलिकॉन नहीं, इसका जो आंसर है वही बता रहा हूँ, चूना। अब तो बता दीजिए, इसका आंसर चूना नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा पोटास। यानी कि तंबाकू की खेती के लिए मिट्टी के अंदर पोटाशियम यानी कि पोटास की जो मात्रा है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य, ऐसा कौन सा राज्य है भारत का ऐसा राज्य अधिकतम सीमा लगती है जिसकी अन्य राज्यों के साथ? ऑप्शंस हैं यूपी, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। तो इसका आंसर आ जाएगा यूपी, क्योंकि इसकी जो सीमाएं हैं ये 8 स्टेट्स प्लस 1 यूनियन टेरिटरी से लगती हैं। 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं? ऊपर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और एक यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली से भी इसकी सीमा लगती है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करवाया हुआ क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय वर्ष, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है? ये जनवरी से दिसंबर तक होता है, ऑप्शन नंबर 1। सेकंड है जुलाई टू जून होता है, ऑप्शन नंबर 3 जुलाई टू अगस्त होता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सितंबर टू अगस्त होता है। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो जो रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष है ये जुलाई टू जून होता है। ये 1 जुलाई से इसका 30 जून तक इसका एक फाइनेंशियल ईयर होता है। पहले यानी कि 1940 से पहले, बिफोर 1940, इसका जो फाइनेंशियल ईयर था वो जनवरी से दिसंबर तक होता था। फाइनल लास्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू, ह्यूमन ब्रेन कितने भागों में यानी कि कितने पार्ट्स हैं इसके अंदर, कितने पार्ट्स हैं? आपके जो ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5, कितने पार्ट्स कितने हैं, कितने भागों में डिवाइडेड है ह्यूमन ब्रेन?
सो जो इसका जो आंसर है ये है 3 भाग कौन कौन से हैं? फोर ब्रेन जिसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। सेकंड है मिड ब्रेन और थर्ड है हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क, यानी कि हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। ये 3 पार्ट होते हैं ह्यूमन ब्रेन के अंदर। और ये पूछ ले कि ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे बड़ा होता है, तो फोर ब्रेन होता है। एक क्वेश्चन और पूछ ले कि सेरेब्रम, इनमें से मतलब मैं आपको ऑप्शंस देता हूं कि मेडुला, पोन्स, सेरेब्लम या फिर सेरेब्रम, इनमें से कौन सा पार्ट फोर ब्रेन का हिस्सा है? इनमें से कौन सा जो अंग है ये फोर ब्रेन का एक हिस्सा है? तो ये जो तीनों पार्ट हैं मेडुला, पोन्स और सेरेब्लम, ये हिंड ब्रेन यानी कि हिंड ब्रेन के हिस्से हैं। हिंड ब्रेन जो पीछे का जो हिस्सा होता है हमारे मस्तिष्क का, उसके हिस्से हैं। और जो सेरेब्रम है फोर ब्रेन का हिस्सा। सो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सेरेब्लम और सेरेब्रम के अंदर। जो सेरेब्रम है ये फोर ब्रेन का हिस्सा है और सेरेब्रम, पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा, ये जो पार्ट्स हैं ये आपका जो पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन के हिस्से होते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे या नहीं लग रहे होंगे, इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है मेरे को, बट मैं अपने हिसाब से जितना हो सकता है अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।